हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के टॉपिक वाइज प्रश्नों की मैराथन क्लास है वो दोस्तों शुरू की गई थी, जिसमें अपनी 6 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 7वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है मुगल राजपूत संबंध। दोस्तों, मुगल राजपूत संबंध से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली जो 6 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये सिलेबस है सामाजिक अध्ययन का लेवल 2 में 120 नंबर का जो पार्ट है, 60 प्रश्न जिसमें आएंगे वो पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए, इसके अंदर अब पहला पॉइंट नंबर है वो अपन ने पढ़ लिया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म और महाजनपद काल से संबंधित ये 4 क्लासें पढ़ ली है। और 5वीं क्लास थी दोस्तों अपनी मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और 6ठी क्लास थी दोस्तों अपनी दिल्ली सल्तनत। और अब अपन है वो दोस्तों मुगल राजपूत संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, बताइए बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ था वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। दोस्तों, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, उपमहाद्वीप में बारूद बारूद की जो शुरुआत है वो दोस्तों मंगोलों के द्वारा की गई थी, यानी कि बाबर से पहले ही 13वीं शताब्दी के अंदर है वो इसकी शुरुआत है वो हो चुकी थी बारूद की। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, गलत हो जाएगा दोस्तों। मेहराब और गुंबद बनने की जो शुरुआत है वो दोस्तों मोहम्मद गोरी के समय ही हो गई थी। ठीक है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा, देखिए इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, भारत में दोस्तों बाबर के आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था, क्योंकि तैमूर का ही दोस्तों ये वंशज था बाबर। तो यहाँ पर अपना इसमें तैमूरी राजवंश का ही वंशज था दोस्तों ये। ठीक है, बाबर। तो यहाँ पर केवल और केवल 3 है वो इसमें सत्य है, केवल और केवल 3 इसमें सत्य है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें बाबर की इब्राहिम लोदी पर दोस्तों विजय हुई थी और उसका जो कारण है वो था दोस्तों कुशल सेना नायक, कुशल सेना नायक। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दोस्तों, अब इसमें देखिए कथन ए में देखिए बाबरनामा तुर्की में लिखा, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए कथन आर देखिए, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, गलत हो जाएगा दोस्तों। मुगल दरबार की भाषा है वो कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी फारसी। कौन सी थी? फारसी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है कथन ए सही है और आर इसमें क्या है? गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही, आर गलत। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? मेवाड़ का वह शासक कौन था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राणा सांगा। राणा सांगा को हराया था दोस्तों। युद्ध हुआ था 17 मार्च
1527 को युद्ध हुआ था दोस्तों, ये खानवा का युद्ध, ठीक है। और इससे ठीक एक महीने पहले यानी कि दोस्तों 16 फरवरी 1527 यहाँ पर दोस्तों एक युद्ध हुआ था बयाना का, ठीक है। और उस बयाना के युद्ध में राणा सांगा की दोस्तों क्या हुई थी, विजय हुई थी, ठीक है। लेकिन ठीक एक महीने बाद जब खानवा का युद्ध हुआ तो उसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर विजय। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? सर ए पुल के युद्ध में पराजित किसने किया था, बताइए दोस्तों। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था किसने? तो दोस्तों शैबानी खान ने पराजित किया था, शैबानी खान ने पराजित किया था। और ये दोस्तों उज्बेक उज्बेक का दोस्तों ये क्या था, शासक था, उज्बेक का शासक था शैबानी खान। इसने दोस्तों बाबर को पराजित किया था सर ए पुल के युद्ध में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है तो वो है दोस्तों कौन? तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बिल्कुल सही है। घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 में हुआ, बिल्कुल सही है। और चंदेरी का युद्ध 1530 गलत हो जाएगा दोस्तों। चंदेरी का जो युद्ध है वो दोस्तों यहाँ पे 1528 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों राणा सांगा है वो पराजित हुआ था दोस्तों खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। दोस्तों भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, तो दोस्तों नाम रखा बाबर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाबर। आगे देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था, बताइए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान कौन था? तो दोस्तों एक आलम खान है, यानी कि आलम खान कौन था? तो आलम खान दोस्तों इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे और उसने ही ये दोस्तों बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों वो करवाया था मीर बाकी ने। किसने किया था? किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था दोस्तों। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? प्रथम बार तोपों का उपयोग दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1526 में, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद की घोषणा दोस्तों खानवा के युद्ध में की थी जो कि 1527 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? दोस्तों ओटोमन यानी कि वही तुगलका जो युद्ध पद्धति है उसको दोस्तों अपनाया था किसने? बाबर ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो वो है दोस्तों 1526 ईस्वी में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ का। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ का उल्लेख किया है दोस्तों।
आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों मुख्य कारण है वो है उसकी सैन्य कुशलता, उसकी सैन्य कुशलता है, ये बाबर की जीत का मुख्य कारण था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें काबुल में। काबुल में, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काबुल में। आगे देखिए दोस्तों, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसने बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? किसने बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन से युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है खानवा का युद्ध। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तुर्की भाषा में लिखा गया था। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो दोस्तों बाबर के साम्राज्य में देखिए काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र है वो नहीं था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कूट भाषा में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 कथन है वो क्या है? सत्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों ये। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1526 में हुआ था और बाबर विजयी रहा था। आगे देखिए पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, बताइए मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, यानी कहाँ के थे ये मुगल शासक? तो दोस्तों ये थे चगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है अपने को। ठीक है, देखिए दोस्तों दोरा का युद्ध, जो ये दोरा का युद्ध है ये दोस्तों 1532 में लड़ा गया था। 1532 में लड़ा गया था, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था दोस्तों ये दोराहा का युद्ध। ठीक है, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कन्नौज का जो युद्ध है दोस्तों, ये कन्नौज का युद्ध है ये 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, और जो सामूगढ़ का युद्ध है ये दोस्तों 1658 में लड़ा गया था, सामूगढ़ का युद्ध। और चौसा का युद्ध है ये दोस्तों चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में लड़ा गया था ये। एक है दोस्तों दोराई का युद्ध। ठीक है, दोराई का युद्ध 1659 ईस्वी में लड़ा गया था, और एक ये है दोराहा का युद्ध। ठीक है, तो दोराहा का युद्ध 1532 में। अगर अपन देखें तो दोस्तों कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें तो क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले आएगा इसमें 1 है, फिर आएगा दोस्तों इसमें चौसा का युद्ध यानी कि 4 है, फिर आएगा दोस्तों इसमें कन्नौज का युद्ध 3 है, और फिर आएगा इसमें 2, यानी कि 1 4 3 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 4 3 2। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है इसमें 1 3 नोट लगा लेना, 1 4 3 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु है वो कहां पर हुई? तो दोस्तों ये कालिंजर में, दोस्तों कालिंजर में दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कालिंजर में मृत्यु हुई शेरशाह सूरी की। ठीक है, और शेरशाह सूरी को दफनाया गया सासाराम में, याद रखना सासाराम बिहार में। ठीक है, आगे देखिए कर्षकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? कर्षकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शेरशाह को दफनाया गया था, अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों सासाराम में दफनाया गया था। ठीक है, सासाराम बिहार में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से
किस सुल्तान ने पहले किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शेरशाह सूरी ने। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी। आगे देखिए, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? बताइए दोस्तों, चांदी का सिक्का है वो किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था। आगे देखिए, निम्न नामों में से उससे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। बताइए बताइए दोस्तों, का भाई है वो इनमें से कौन सा नहीं था, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, हुमायूं के भाइयों के अंदर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कामरान था, अस्करी था, हिमदाल था, लेकिन उस्मान नहीं था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन है ये दोस्तों किया गया हुमायूं के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हुमायूं के द्वारा। आगे देखिए, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इस्लाम शाह। इस्लाम शाह है ये दोस्तों शेरशाह का उत्तराधिकारी था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? दोस्तों, शेरशाह का मकबरा बताया था मैंने अभी आपको, सासाराम में है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो दोस्तों, शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। कहां से? जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था दोस्तों शेरशाह ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य दुकनियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बताइए, ये टुकड़ियां हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए दुकनियां नहीं, टुकड़ियां हैं, ये सही से टाइप नहीं हुआ। दोस्तों, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो दोस्तों, किसने विभाजित किया? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये विभाजित किया था। देखिए, शेरशाह सूरी ने भी विभाजित किया था। शेरशाह सूरी के समय भी ये प्रचलन में थी और इस्लाम शाह के समय भी ये प्रचलित थी, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। तो इन दोनों के समय थी। तो यहाँ पर सी और डी इसमें सही है। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ई नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? बताइए शेरशाह सूरी ने कौन से स्मारक का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिल्ली की किला ए कुना मस्जिद। दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, तो बताइए क्या सम्मिलित थे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसमें राजस्व सुधार थे, प्रशासनिक सुधार थे, सैनिक सुधार थे, करेंसी प्रणाली में सुधार थे। ठीक है, ये सभी हैं वो दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो कूट भाषा में अगर अपने को उत्तर देना है तो दोस्तों क्या होगा? चारों ही सही है, उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? दोस्तों, यानी कि दोस्तों, एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने हिंदुस्तान की बादशाह को खो दिया होता, तो दोस्तों ऐसा किसने कहा था?
ऐसा कहा था दोस्तों, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इसमें याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? बताइए, अपने पति बादशाह यानी कि अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया, तो वो करवाया था दोस्तों हाजी बेगम ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हाजी बेगम ने। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण है निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था किसने? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? बताइए, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर है वो क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 64:1। 64:1, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह ने, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो दोस्तों चुनार दुर्ग पर आक्रमण है वो प्रथम बार कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये चुनार दुर्ग? तो ये यूपी में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क है वो किसने बनवाई, जो पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक थी? तो दोस्तों वो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों अकबर के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अकबर के द्वारा। आगे देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचमहल। पंचमहल, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति वो था दोस्तों रोल्फ फिंच। कौन था? रोल्फ फिंच। कब आया था दोस्तों? 1585 में आया था ये, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे सर टॉमस रो और जॉन हॉकिंस मत कर देना, रोल्फ फिंच आएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों प्रथम व्यक्ति था इसमें मुजफ्फर खां तुर्बती। मुजफ्फर खां तुर्बती। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1582 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1582 में। आगे देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दशवंत था दोस्तों, ठीक है। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? बताइए, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो दोस्तों ये फेजी के निर्देशन में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? दोस्तों तीर्थ यात्रा कर है वो समाप्त कर दिया था किसने? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था दोस्तों ये। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बाद में वापस लगा दिया था। आगे देखिए, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी?
अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया से। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मंगोलिया से। आगे देखिए, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो दोस्तों वो शासक था कौन? तो वो मारवाड़ का रावचंद्र सेन, मारवाड़ का रावचंद्र सेन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सम्राट है और सूची सेकंड में मकबरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों बाबर का मकबरा काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा है वो दोस्तों कहाँ है? तो आगरा में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का जो निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? तो ये करवाया था अकबर ने। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। इबादत खाने का निर्माण 1575 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे जजिया कर की समाप्ति है वो कब की गई थी? दोस्तों जजिया कर की समाप्ति है वो दोस्तों 1564 में की गई थी। ठीक है। इबादत खाना का जो निर्माण है वो दोस्तों कब किया गया था? तो ये 1575 में किया गया था इबादत खाने का निर्माण। और महजर पर हस्ताक्षर है ये दोस्तों हुआ था कब? तो ये 1579 में हुआ था, 1579 में। और दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है ये दोस्तों हुई थी 1582 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए चारों के चारों है वो सही सुमेलित है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, यानी कि कालक्रम के अनुसार बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 4 चारों ही सही है। आगे देखिए, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है वो क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए जो वो है रज्मनामा। क्या नाम है? रज्मनामा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रज्मनामा। आगे देखिए, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ये की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? तो ये टोडरमल के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टोडरमल के द्वारा। आगे देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है तो दोस्तों ये पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फतेहपुर सीकरी में। आगे देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कछवाहों से, कछवाहों से। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कछवाहों से। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, यहाँ पे अकबरी महल है ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी तीनों फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जरी कलम की जो उपाधि है वो दोस्तों मोहम्मद हुसैन को प्रदान की गई थी दोस्तों, ये जरी कलम की उपाधि। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबर का शासन जाना जाता है। अकबर का जो शासन है वो दोस्तों जाना जाता है तो ये किसके लिए जाना जाता है? देखिए कूट भाषा में उत्तर देना है। क्षेत्रों को जीतने के लिए जाना जाता है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 कथन है वो क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कलानौर। ठीक है, कलानौर पंजाब में दोस्तों हुमायूं की मृत्यु की सूचना होने पर दोस्तों राजगद्दी पर बैठाया गया था अकबर को, यानी कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर पंजाब में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सेना के सेनापति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे वो थे हाकिम खां सूर। ठीक है, हाकिम खां सूर पठान था। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, अकबर की लोकप्रियता के कारण है वो क्या थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। तो दोस्तों ये सभी है वो अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ए बी सी डी सही है इसमें। आगे देखिए, दिया गया मानचित्र इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। 75 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक है वो दोस्तों किसका हुआ था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगे देखिए, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों इसमें देखिए, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दोस्तों जात एवं सवार पद है वो प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही है। मनसबदार आनुवंशिकी अधिकारी होते थे, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये आनुवंशिकी नहीं, ये स्थानांतरणीय अधिकारी होते थे दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। मनसबदारी के 3 वर्ग थे, बिल्कुल सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 1 और 3 क्या है? सही है। 1 और 3 कथन इसमें क्या है? सही है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बटाई शब्द का अर्थ है वो है लगान निर्धारण का तरीका। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लगान निर्धारण का तरीका। आगे देखिए, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो दोस्तों वो था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न, कथन ए और कारण आर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा है वो विद्यमान थी, बिल्कुल सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन और कारण है वो दोनों सही है दोस्तों। यहाँ पर है कारण कथन को स्पष्ट करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन देखिए, स्पष्ट विद्यमान थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि दोनों कथन अलग अलग है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों माल प्रतिनिधित्व करता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है भू राजस्व का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भू राजस्व का। आगे देखिए, मुगल प्रशासन में मुअत्तसिब था। मुगल प्रशासन में मुअत्तसिब था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुअत्तसिब, ये लोक आचरण अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों हल्की संख्या। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हल्की संख्या। आगे देखिए, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो दोस्तों राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो था दोस्तों भू राजस्व। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भू राजस्व। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है देखिए मनुची को दोस्तों चिकित्सक है वो नियुक्त किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? तो दोस्तों वो चलाए थे अकबर ने। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो दोस्तों वो लगाया था किसने? तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है वो इसमें सत्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसमें 33 वर्ग थे मुगल मनसबदारी व्यवस्था में, बिल्कुल सही है। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, बिल्कुल सही है। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा दे रखा है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो दोस्तों तांबे का सिक्का है वो कहलाता था दोस्तों दाम कहलाता था तांबे का सिक्का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि ताकि दोस्तों साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। बताइए, चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? राइट आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। मीर बख्शी है वो सेना का प्रधान दोस्तों था, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, अहदी व घुड़सवार सिपाही थे। अहदी व घुड़सवार सिपाही थे, तो दोस्तों देखिए, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, बिल्कुल सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, बिल्कुल सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, बिल्कुल सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 2 3 कथन है वो इसमें सही है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों महाम अनगा ने। किसने? महाम अनगा ने। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुगल काल में जनपद यानी कि जिला क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरकार। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।